हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां हम लोग साहित्य से संबंधित कुछ चर्चा पर चर्चा करते हैं जो कि यूजीसी नेट तथा अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट इकाई 7 में लगी हुई कहानी, जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं उनके मूल तथ्यों में, जैसे कि जो क्रमानुगत प्रश्न बनते हैं, जिनमें क्रम में लगाने वाले प्रश्न बनते हैं, सन से पूछे जाते हैं प्रश्न, जो लेखकों से संबंधित क्रमागत प्रश्न होते हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने लेखकों के जन्म समय को, कहानी की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है और किस सन में प्रकाशित हुई है, और लेखक कौन है, प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, इनको हमने विशेष रूप से एक जगह संकलित करके आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था, जिसमें से आज हम तीसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 13 कहानियों को देख लिया है। सिक्का बदल गया तक देख लिया था, पर चलिए आज सिक्का बदल गया कहानी से ही प्रारंभ करते हैं अपनी यह श्रृंखला, जो कि तीसरी श्रृंखला है, जिसमें से आज हम सारी कहानियों का प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। और आपसे विनम्र निवेदन है इसको कक्षा को प्रारंभ करने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आपके पास पहुँचे। हमारे इस चैनल में पहले से ही हमने यूजीसी नेट के इकाई 6 में जो उपन्यास लगे हुए हैं उनका भी विस्तृत वर्णन किया हुआ है परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से, और इसके जो यूनिट वाइज इकाई 1 से लेकर 10 तक के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को इसी तरह प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहें और हमारा भी सहयोग करें। और चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं अपने कहानियों पर। तो आज वैसे हमने ये कहानी देख लिया था, सिक्का बदल गया, पर इसी से प्रारंभ करते हैं। 13वीं कहानी के रूप में है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और यह प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा निकलती थी। और इस कहानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी एक बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं, जिनको कि हिंदी के प्रमुख सम्मान ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी और अन्य सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। और आपकी ये कहानी सिक्का बदल गया बादलों के घेरे कहानी संग्रह की एक प्रमुख कहानी है। आइए देखते हैं कहानी के प्रमुख पात्र। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं शेरे। शेरे इस कहानी का खलनायक पात्र है, और शाहनी कहानी की नायिका है, जिसके इर्द गिर्द यह समस्त कहानी घुमा करती है, और यह यादों की कही हुई कहानी है। और शाहजी शारीरिक रूप से कहानी में नाम मौजूद है, पर उनका नाम वर्णन इस कहानी के अंदर आया है। यह शाहनी जी के पति हैं। हसैना है यहाँ पर। हसैना शेरे की पत्नी है। दाऊद खां, बेगू पटवारी, इस्माइल, जैलदार, रसूली, नवाब बीबी आदि इसके अन्य पात्र हैं। दाऊद खां यहाँ का थानेदार होता है, जो कि एक समय में अपनी बीबी के लिए शाहनी से कर्णफूल लेकर जाता है मुँह दिखाई के रूप में। और मूल रूप से यह प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें हिंदू तथा मुसलमानों के दंगे, भारत पाक विभाजन और इससे उत्पन्न लोगों की मन स्थितियों में आए बदलाव का वर्णन किया गया, कि किस प्रकार से वही लोग जो एक दूसरे पर जान निछावर करते थे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और शाहनी ने जिस सल्तनत को, जिस ज़मीन को बस जवानी से लेकर अपने विवाह के बाद तक बच्चे की तरह पाला और वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया, उसको जीवन के आखिरी चरण में वह जगह छोड़नी पड़ रही है। और इसका कारण है सिक्के का बदल जाना, तख्ते का पलट जाना। अगली कहानी चीफ की दावत कहानी है। ये कहानी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ये 1915 ईस्वी की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं मिस्टर सामनाथ और मिसेज सामनाथ, जो कि सामनाथ जी की पत्नी हैं, बूढ़ी माँ, चीफ साहब एवं उनकी अन्य देसी स्त्रियां जो उनकी मेहमान होती हैं। और इस कहानी का मूल उद्देश्य है मृत होती आत्मीय संवेदनाओं का वर्णन करना। स्वार्थ लिप्सा से भरे हुए पुत्र का वर्णन इस कहानी में किया गया है, जिसमें पुत्र अपनी माता को समस्या समझता है, और वही माँ की ममता जब उसको पता चलता है कि मेरे काम करने से मेरे बेटे का प्रमोशन होगा, तो मैं बुढ़ापे में आंख ना होते हुए खुशी खुशी वह फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। यहाँ पर शामनाथ से अच्छा चरित्र उनके चीफ साहब का दिखाया गया है, जो कि उनकी माँ को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत प्यार से मिलते हैं और बड़ा खुश होते हैं उनकर मिलकर, जिससे शामनाथ को अच्छा लगता है। पहले तो वह अपनी माँ को अपने प्रोग्राम में एक समस्या के रूप में देखते थे।
और बूढ़ी माँ भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा डरती हैं और वह चाहती हैं कि किसी भी तरह मेरे कारण मेरे बूढ़े शरीर से और मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू के कार्यक्रम में व्यवधान न पड़े। वह डर जाती हैं जब चीफ साहब और अन्य मेहमानों को अपने सामने देखती हैं और रोते हुए अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैंने तो पहले ही कहा था मुझे बनारस भिजवा दो, हरिद्वार भिजवा दो। पर इस पर नाराज होते हैं श्यामनाथ और कहते हैं, माँ तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। माँ अपनी विवशता जाहिर करती है कि बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, पर श्यामनाथ जी कहते हैं, माँ यदि फुलकारी नहीं बनाओगी तो बॉस मेरा प्रमोशन नहीं करेगा। तो फिर वह खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। ऐसी माँ और ऐसे बेटे को लेकर इस कहानी का भीष्म साहनी जी ने चरित्र चित्रांकन किया है, जो कि समसामयिक समय में भी बिल्कुल खरी उतरती है। अगली कहानी है लाल पान की बेगम कहानी। यह 1957 ईस्वी में प्रकाशित की गई कहानी है। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी। 1921 में जिनका जन्म हुआ था। लाल पान की बेगम मुख्य रूप से एक आंचलिक कहानी है जिसमें ग्रामीण मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है और यह एक आंचलिक कहानी है जिसमें महिलाओं के स्वभाव का चित्रण किया गया है और गांव में किस प्रकार छोटी से छोटी चीज़ में लोग खुशियां ढूंढते हैं। और इसके प्रमुख पात्रों में हैं बिरजू की माँ, बिरजू चंपिया। बिरजू और चंपिया बिरजू के माँ के बेटे और बेटियां होती हैं। बिरजू के पिता मखनी फुआ, जंगी की पतोही तथा अन्य। यह ग्रामीण अंचल के ग्राम स्वभाव को लेकर लिखी गई बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें कि गांव के लोगों के भोले भाले स्वभाव का चित्रण किया गया है, किस प्रकार छोटी से छोटी बातों पर नाराज होते हुए भी एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हैं और अपनी खुशियों से सबको खुश रखते हैं। अगली कहानी है राजा निर्वंशिया कहानी। राजा निर्वंशिया कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इस राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी है राजा निर्वंशिया। इसके लेखक कमलेश्वर जी हैं जिनका जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने गरीबी, यौन संबंध तथा ग्रामीण आर्थिक दशा का वर्णन किया है। मानसिक कुंठा को भी इसमें दिखाया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं जगपति, जो कि कहानी का नायक है। चंदा जगपति की पत्नी है। बच्चन सिंह कंपाउंडर, ये भी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। बच्चन सिंह की चाची, पेड़ काटने वाला तथा अन्य लोग। इस कहानी में दो कहानियां समानांतर चलती हैं और एक कहानी फ्लैशबैक शैली में होती है और एक वर्तमान में चलती है। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है और मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय कुंठाओं को व्यक्त करने वाली बहुत अधिक उत्तम कहानी है। अगली कहानी है कोशी का घटवार कहानी। यह भी एक प्रकार की आंचलिक कहानी है और 1957 ईस्वी में यह कहानी भी प्रकाशित हुई। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित कहानी शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी, यानी कोसी का घटवार नामक कहानी संग्रह की यह शीर्षक कहानी है। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। इनका जन्म भी 1932 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में छोटे बड़े प्रमुख 12 पात्र हैं, परंतु मुख्य रूप से इसमें गोसाई और लक्ष्मा, यहाँ पे लक्ष्मा होना चाहिए, लक्ष्मा ऐसा लिखते हैं, लक्ष्मा। इसमें मुख्य रूप से गोसाई और लक्ष्मा के प्रेम का वर्णन किया गया है। निम्न मध्यवर्गीय परिवार को दिखाया गया है तथा इसमें मानसिक उदात्त प्रेम का बहुत मर्मस्पर्शी रूप में किया गया है। क्षमा करिएगा मित्रों। अगली कहानी के रूप में देखते हैं हम परिंदे कहानी को। यह भी 1957 ईस्वी में ही प्रकाशित कहानी थी। इसके लेखक है निर्मल वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। यह एक प्रेम कहानी है। इस कहानी में प्रेम के प्रति जितना तीव्र सम्मोहन उत्पन्न होता है उतना ही उत्साह सम्मोहन से मुक्त होने की अकुलाहट भी रखता है। यहाँ पे मोहन नहीं, सम्मोहन होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है मित्रों। इसके प्रमुख पात्रों में हम देखते हैं डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। लतिका इस कहानी की नायिका है और मुख्य किरदार है। सुधा हॉस्टल की लड़की है जो कि सबसे ज़्यादा पूरे हॉस्टल को आकर्षित करती है। बहुत ही प्रसिद्ध लड़की है अपने हॉस्टल की। जूली भी हॉस्टल की लड़की है जिसका पत्र लतिका के हाथ में लग जाता है। मिस्टर नेगी इसमें एक पात्र है जो शरीर के रूप से ना होते हुए नाम से इस पूरी कहानी में मौजूद रहते हैं और यह लतिका के प्रेमी होते हैं जो कि बाद में युद्ध में मारे जाते हैं। और करीमुद्दीन इस कहानी में नौकर होता है, ये भी मुख्य पात्र के रूप में रहता है। चलते हैं अगली कहानी पर। अगली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी।
यह 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आप परंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई यह कहानी है। इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं और जिनका जन्म हमने भी आगे पढ़ा 1921 ईस्वी में हुआ था। यह बिहार के पूर्णिया जिले में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रूप से यह एक आंचलिक कहानी है जिसने ग्रामीण जनजीवन का सजीव वर्णन किया है, तत्कालीन समाज का भी जीवंत वर्णन किया है। प्रमुख पात्रों में है हीरामन कहानी का नायक, हीराबाई कहानी की नायिका, यह एक नौटंकी में नृत्य करने वाली नृत्यांगना होती है। धुन्नी राम, पलटदास, लाल मोहर, लहसुनवा तथा हीरामन की भाभी आदि इस कहानी में प्रमुख पात्र आए हैं और यह बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके अंदर गाने भी हैं और इस कहानी को लेकर बसु भट्टाचार्य जी ने तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई जिसमें राज कपूर तथा वहीदा रहमान जी ने अभिनय भी किया है। बहुत ही अच्छी कहानी है यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। और मित्रों, हम बता दें कि इस कहानी में हमने मूल तथ्यों को ही रखा है और इसकी विस्तृत कहानियाँ यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल है अगला कथा साहित्य दर्पण के नाम से दूसरा चैनल है जिसमें यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का संकलन किया गया तथा अन्य पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का भी संकलन है। तो आप वहाँ पर जाकर पूरी कहानी को अवश्य सुन सकते हैं। कोई काम करते हुए भी आप सुन सकते हैं कहानी और उसके बाद यहाँ पर आप आकर अपने तथ्यों की जांच कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने यूजीसी नेट को तैयार किया था और मेरे चैनल ने उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया था और आप भी चाहें और सहयोग प्राप्त करें। चलते हैं कहानी पर देखने। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। यह कहानी 1970 ईस्वी में आई थी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संकलित यह कहानी है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। 1924 ईस्वी में हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ। मूलतः यह व्यंग्यकार है और यह परसाई जी की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। लेखक यह बताना चाहता है कि किस तरह से आज देश में भारतीय शासन तंत्र से मानवतावादी संस्कृति नष्ट हो गई है। आइए इसके प्रमुख पात्रों को देखते हैं। प्रमुख पात्रों में है इंस्पेक्टर माता दीन, यह कहानी के नायक हैं और चांद से जो गाड़ी आती है उसका ड्राइवर, अफसर की बीवी जिसने इंस्पेक्टर माता दीन से चांद से एड़ी घिसने वाला पत्थर लाने के लिए मंगाया था, देसी पुलिस महकमे के लोग और चांद के पुलिस महकमे के लोग, एक आम आदमी जिसको सज़ा दी जाती है। अगली कहानी है पिता कहानी। पिता कहानी 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके लेखक है ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जी 60वीं पीढ़ी के प्रसिद्ध लेखक हैं और इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं हैं, बस 2 ही पात्र हैं और तीसरे पात्र के रूप में जो पुत्र होता है उसकी बीवी और उसके बच्चे की कल्पना की गई है। कल्पना क्या, उसी कहानी में थोड़ी देर के लिए एक जगह उनका वर्णन आता है, बाकी पिता और पुत्र के बीच कहानी होती है। पुत्र इसमें नई पीढ़ी का समर्थन करता है। इस कहानी में नई और पुरानी पीढ़ी के मानसिक अंतर्द्वंद का वर्णन किया गया है। इस कहानी में भी किसी पात्र का सीधा वार्तालाप नहीं होता। अगली कहानी है ताई। ताई बहुत ही मार्मिक और बहुत हृदय स्पर्शिनी बहुत ही अच्छी कहानी है। यह विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी है जिनका जन्म 1991 ईस्वी में हुआ था। यह द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कहानी है। नहीं, द्विवेदी युग की नहीं है, लगभग आएगी द्विवेदी युग में ही। और कहानी के प्रमुख पात्रों में है रामेश्वरी जो कि ताई होती हैं और यह कहानी की नायिका भी हैं। बाबू रामदास जो ताई के पति होते हैं, कृष्णदास ताई के देवर और मनोहर कृष्णदास का पुत्र। मुख्य रूप से यह ताई और उस मालक मनोहर के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है और मुख्य किरदार के रूप में इसमें ताई के पति बाबू राम जी भी आए हैं। अगली कहानी है अमृतसर आ गया कहानी। अमृतसर आ गया कहानी 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह पटरियाँ कहानी संग्रह की प्रमुख कहानी है। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी जिनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और भीष्म साहनी जी पाकिस्तान से आज़ादी के समय भारत आए थे, तो इन्होंने आज़ादी के समय जो विभाजन का भीषण दृश्य था वो अपनी आंखों से देखा और इनकी कहानियों में वह दृश्य उभर कर आए हैं। और इन्होंने जो तमस नामक उपन्यास लिखा है उसमें दंगों का जो मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है वह एकदम सजीव हो उठा है। और इस कहानी में मूल रूप से देश विभाजन के समय होने वाले दंगों पर आधारित कहानियाँ लिखी गई हैं। कहानी है यह। प्रमुख पात्रों में है कथानायक जिसके द्वारा कहानी कही जाती है और यह पूरी कहानी ट्रेन पर बैठे बैठे ही समाप्त हो जाती है। सरदार होता है
जो कि कथानायक के पास बैठा होता है, 3 पठान होते हैं, एक दुबला बाबू जो कि कहानी का नायक भी कहा जा सकता है, एक बुढ़िया है जो माला जपती रहती है, मूंछों वाला नया मुसाफिर है जो गरीब है और उसकी पत्नी, बेटी एवं अन्य मुसाफिर हैं। मुख्य रूप से ट्रेन चलती है और जो इसमें पठान मुसाफिर होते हैं वह बाबू से बदतमीजी करते हैं और उससे तरह तरह की बातें करते हैं, मजाक करते हैं और बाबू बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। पर जब अमृतसर आने वाला होता है उससे पहले बाबू देखता है कि जो नया मुसाफिर चढ़ता है वो पठान होते हैं, उसकी पत्नी को लात मारते हैं और उसको उतारते हैं और बहुत ही जलील करते हैं दुबले बाबू और अन्य सवारियों को जो मुसाफिर होते हैं। जब मुसाफिरों को लगता है कि हम पाकिस्तान क्रॉस करके अमृतसर आ गए हैं तो वह दुबला बाबू उन पठानों को बहुत ही धुतकारता है, डांटता है और एक रॉड लेकर जो मुसलमान मुसाफिर ट्रेन में चढ़ रहा होता है उसको मार देता है। यही कहानी के तथ्यों को लेकर यह कहानी दर्शाई गई है और मुख्य रूप से यह कहानी विभाजन की घोषणा के उपरांत देश भर, यहाँ पे देश होना चाहिए, देश, यहाँ पे देश होना, देश भर की सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने का एक सफल प्रयास है। तो इस तरह हमने समस्त कहानियों का जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं संक्षिप्त सा और प्रमुख तथ्यों के साथ देखा, इनका विश्लेषण किया, अध्ययन किया, लेखकों का जन्म समय देखा, कहानियों का प्रकाशन वर्ष देखा, प्रमुख पात्र देखा। मुख्य रूप से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि एक तरफ सारी कहानियाँ, दूसरी तरफ उनके पात्र, या फिर एक तरफ कहानियाँ, दूसरी तरफ उनके प्रकाशन वर्ष, इस तरह देख के मिलान के लिए पूछा जाता है। तो यह प्रमुख तथ्य इस रूप से बहुत ही लाभकारी हैं। और कभी कभी लेखकों का क्रम भी देकर पूछा जाता है कौन सा लेखक आरोही क्रम में सही आता है, कौन अवरोही क्रम में। तो इसके लिए आपको इनके जन्म समय को भी अच्छे से याद करना होगा। तो इसी तरह अपने तथ्यों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। फिर इसी तरह मिलेंगे अब नाटकों के तथ्यों के साथ। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो लगे हुए नाटक हैं उनको लेकर इसी तरह मुख्य तथ्य बनाकर हम आपके पास लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव प्रेषित करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।